І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. नमस्कार, जी न्यूज़ में बड़ी कवरेज लगातार जारी है। रूस के हमले से यूक्रेन में तबाही के कई निशान दिख रहे हैं। हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख रहे हैं। कहीं हमले के बाद विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुई है, कहीं आग का धुआं देखा जा रहा है, कई जगहों पर घरों को नुकसान हुआ है। रशिया ये कह रहा है उसने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, लेकिन यूक्रेन लगातार ये दावा कर रहा है कि सिविलियंस की कैजुअलिटी भी हुई है। यूक्रेन के फायर फाइटर्स जगह जगह आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कीव एयरपोर्ट पर किस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान ये है कि कमर्शियल फ्लाइट जब ऑपरेशनल नहीं है तो ये लोग एयरपोर्ट पर फिलहाल क्या कर रहे हैं। और रशिया द्वारा भी लगातार एयरपोर्ट्स और एयरबेसेस को निशाना बनाया गया है। हम आपको यूक्रेन की तस्वीर दिखा रहे हैं। जंग किस तरह से जिंदगी तबाह कर रही है। जरा इस मासूम बच्चे को देखिए, ये बहुत ही मूविंग तस्वीर मारियोपोल शहर की ये तस्वीर है। बच्चों के साथ परिवारों ने बंकर्स में शरण ली हुई है। एक तरफ रूस के हमले के निशान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा सोचिए इन बच्चों के बारे में। इस बच्चे को देखिए, बहुत ही इमोशनल करने वाली ये तस्वीर है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी का क्राइसिस है, और ये क्राइसिस अगर है दुनिया के सामने तो इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। और कहाँ है वो वर्ल्ड पावर्स जो बड़े बड़े दावे करती हैं। कहाँ है यूनाइटेड नेशंस जो इन बच्चों के आंसुओं को नहीं देख पा रहा है। कहाँ है वो जो दुनिया में बादशाहत का दावा करते हैं। और इस तस्वीर को देखकर किसी का भी भावुक होना लाजमी है, क्योंकि यूक्रेन में ये एक परिवार की कहानी नहीं है, बड़ी संख्या में लोगों की कहानी है जिन्हें बंकर्स में शरण लेनी पड़ी है। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा, रिजर्विस्ट को कॉल किया गया है, यानी 18 साल से 60 साल की उम्र के जो लोग हैं उन्हें लड़ाई लड़नी होगी। ये तस्वीरें इमोशनल करने वाली, महिलाओं की तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे, बिलखते हुए ये बच्चे, आंसू बहाते हुए बच्चे। जिक्र हम आपसे बार बार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने इन बंकर्स में शरण लिए। महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर इनके जहन में बस एक ही सवाल होगा कि हमारा कसूर क्या है। हमारे तो कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है, हम कोई एक्सपेंशन नहीं चाहते, लेकिन बावजूद इसके दे आर ड्रॉन इन दिस, दे आर फोर्स्ड इन दिस सिनेरियो। और इसीलिए इन इमोशनल तस्वीरों को बहुत संवेदनशीलता के साथ देखने की जरूरत है। और ये देखिए तबाही के निशान, किस तरह से फायर फाइटर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। एक तरफ रूस लगातार अटैक्स कर रहा है, एक्सप्लोजन सुनी जा रही हैं यूक्रेन के अलग अलग शहरों में। कीव में भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया है, धुएं का गुब्बार है, आग का गोला है। और दूसरी तरफ फायर फाइटर्स की मेहनत है जो इस तबाही को कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कीव में गवर्नमेंट बिल्डिंग को टारगेट किया गया है, मिसाइल अटैक ये बताया जा रहा है। और ये क्या बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया हमला है या फिर क्रूज मिसाइल से किया गया हमला है, इसे लेकर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। नुकसान कितना हुआ है उसे लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक और तस्वीर जो आई है वो यूक्रेन के लिहाज से उम्मीद जगाने वाली। आप ऐसे कह सकते हैं कि यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने रशिया के मिसाइल को, जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे, रशिया के मिसाइल को उसने डिस्ट्रॉय किया है, मार गिराया है। और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उनके द्वारा एक और बड़ा स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन अकेले इस लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूर हुआ है, अकेला खड़ा है। आप कह सकते हैं अमेरिका और नेटो फोर्सेस पर एक बड़ा हमला इसे आप कह सकते हैं, जब यूक्रेन ये कह रहा है कि इस लड़ाई में वो अकेले खड़ा है। तो आम यूक्रेनियन किस तरह के दर्द और पीड़ा से होकर गुजार रहा है, ये आंसू हैं, ये बेबसी है, दर्द है। अक्सर आपने सुना होगा युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, युद्ध सिर्फ तबाही ला सकता है, युद्ध से सॉल्यूशन हासिल नहीं हो सकते। युद्ध किस तरह की तबाही लाता है, किस तरह का ये बड़ा
क्राइसिस है ह्यूमैनिटी के लिए, उसी से जुड़ी हुई तस्वीर। एक तरफ आप देख रहे हैं स्ट्राइक्स, मिसाइल्स, वो मिलिट्री पावर, वो मिलिट्री वॉर, और दूसरी तरफ देखिए आम लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही है, उन्हें किस दर्द से होकर गुजरना पड़ रहा है। उनकी इस बेबसी को देखिए और समझिए। इस बेबसी को समझना आपके लिए इस लिहाज से भी जरूरी है कि ये आंसू भर नहीं है, और ये लड़ाई सिर्फ रशिया या यूक्रेन की लड़ाई नहीं है। इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, इसका हम पर आप पर असर पड़ेगा। कल ही आपने देखा जिस तरह से शेयर मार्केट्स में गिरावट देखी गई, और सोने की कीमत बढ़ी, कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई, और इसके अलावा क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए तो रूबल में गिरावट आई। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ जेके त्रिपाठी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, ब्रिगेडियर थापर है। ब्रिगेडियर थापर, हम लगातार मिलिट्री माइट, मिलिट्री वॉर की बात कर रहे हैं। आज अगर एक्शन डे 2 के एक्शन के लिहाज से बात की जाए और डिफेंस स्ट्रैटेजीज के लिहाज से बात की जाए, तो 1 मिनट में हमें बताइए कि यूक्रेन और रशिया की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, और उसके बाद त्रिपाठी सर इस इमोशनल तस्वीर के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले ब्रिगेडियर थापर। देखिए, जैसे जो इनपुट्स आ रही हैं उसके हिसाब से मेरे विचार में रशिया 3 जगह से आया है। नॉर्थ से वो आया है फोर्सेस कीव की तरफ, जो कि कीव को कैप्चर करके पॉसिबली पॉलिटिकल एम होगा रिजीम चेंज का। उसके अलावा ईस्ट से आ रहा है खार्किव की तरफ से, जो कि मेरे हिसाब से नाइपर रिवर के पास जो जितने शहर हैं, जितने बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनको कब्जा करने के लिए और अपने डोनबास एरिया को डिफेंस देने के लिए, उसको डेप्थ देने के लिए। और तीसरा साउथ से जो आई है ओडेसा की तरफ, ईस्ट की तरफ जो उसकी मूव हुई है, वो मेरे हिसाब से ओडेसा की जो एक्सेस कट ऑफ करनी है यूक्रेन की ब्लैक सी से, पानी से, वो उसकी तरफ एम है। तो अब ये मोटे तौर पे ये जाहिर हो रहा है, और कुछ हरकत डॉनबास में भी हो रही है जिसको रीइंफोर्स कर रहे हैं वो अपने इलाके को। अब इसमें जो मुझे लगता है कि यूक्रेन जो होगा वो अपने मेजर शहरों का सबसे पहला काम होगा, अपने मेजर शहरों को बचाए, जैसे कीव में और खार्किव में, और उसके ऊपर डिफेंस इख्तियार करेगा और ज्यादा रशियन फोर्सेस को अंदर ना बढ़ने दे। तो जब तक कीव खड़ा है, लड़ रहा है और मेजर शहर उसके कब्जे में है, मेजर इंस्टॉलेशन उसके कब्जे में है, वो लड़ सकता है। जैसे ही ये गिरने शुरू हुए तो उसका सपोर्ट भी, उसका मनोबल भी गिर जाएगा और उसकी ताकत भी। बिल्कुल, और हम लगातार ये देख रहे हैं ब्रिगेडियर थापर कि बड़े बड़े दावे यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हैं। एक बार फिर से कई तस्वीरें जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये 6 तस्वीरें हैं हमले के बाद किस तरह का विस्फोट, लेकिन आपको उन फायर फाइटर्स की भी तारीफ करनी होगी जो इन तबाही के निशानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तबाही को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। फायर फाइटर्स की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक्सप्लोजन हो रहा है, किस तरह से रशिया मिसाइल अटैक्स कर रहा है, और साथ ही यूक्रेन किस तरह से पलटवार कर रहा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है, भारतीय शेयर बाजार से ये बड़ी खबर है, तेजी देखी गई है। बीएसई का सेंसेक्स करीब 1200 अंक चढ़ा है, निफ्टी में 350 अंक से ज्यादा की तेजी देखी गई है। तो कल आपको याद होगा दुनिया भर के मार्केट्स जो थे उनमें गिरावट थी, लेकिन अच्छी खबर यह कि निफ्टी में 350 अंक से ज्यादा की तेजी है। और साथ ही आपको यह भी बता रहे हैं कि कैसे भारतीय शेयर बाजार में बीएसई का सेंसेक्स 1200 अंक चढ़ा है और निफ्टी 350 अंक से ज्यादा की तेजी निफ्टी में देखी जा रही है। तो ये एक अच्छी खबर, पॉजिटिव न्यूज। लेकिन एक बार फिर से जो एक बड़ा क्राइसिस मानवता के लिहाज से बात की जाए, एक तरफ ये मिसाइल जिनसे होने वाले धमाके, अटैक्स, नुकसान, विध्वंस, और दूसरी तरफ लोगों का दर्द, लोगों की पीड़ा। हम आपको लगातार जी न्यूज पर दिखाते रहे कि कैसे यूक्रेन से लोग भारी संख्या में पलायन करना चाहते हैं। और एक और बड़ी खबर जो लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है वो ये कि नेटो के सदस्य देशों के साथ आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। क्या स्ट्रैटेजी हो अपने आप में, त्रिपाठी सर, ये भी एक सवाल है कि अब भी यहाँ मीटिंग्स ही हो रही हैं। एक तरफ ये विध्वंस, ये तबाही, ये नुकसान, ये इमोशनल करने वाली तस्वीरें, बच्चे रोते हुए, बिलखते हुए, महिलाएं बंकर में शरण लेने के लिए मजबूर, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दुनिया में बादशाहत का दावा करने वाला अमेरिका या फिर नेटो फोर्सेस। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज वर्चुअल मीटिंग। इट्स टाइम फॉर एक्शन। देखिए, अब सवाल ये है अदिति कि इसमें एक्शन क्या होगा, क्योंकि नेटो अगर अपनी फोर्सेस भेजता है तो एक तरह से युद्ध को एक्सपेंड करने की बात होगी और एक तरह से
इस युद्ध को महायुद्ध में या रीजनल कॉन्टिनेंटल युद्ध में या फिर विश्व युद्ध में बदलने का प्रयास होगा। क्योंकि अगर नेटो फोर्सेस इसमें आती हैं सक्रिय रूप से, मेरे कहने का मतलब सैनिक लगा करके, सैनिकों की डिप्लॉयमेंट करके, तो निश्चित है कि कुछ और फोर्सेस रूस की ओर से आएंगी और ये धीरे धीरे एक बहुत बड़े संकट में बदल जाएगा। शायद इसलिए नेटो ये नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज ये कि नेटो का ये उनके रूल्स में है कि नेटो के मेंबर के ऊपर कोई अटैक होगा तो नेटो अपनी सेनाएं भेजेगा, लेकिन अभी यूक्रेन मेंबर नहीं है। त्रिपाठी सर, तो दुनिया सिर्फ तमाशा देखेगी जब ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। You have to feel for these people. You have to feel for these kids. जी बिल्कुल। देखिए ये तस्वीरें जो हैं, जब युद्ध होता है तो कितने लोग बेघर हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने लोग परेशान हो जाते हैं। सोचिए, जो गोद में खेलते बच्चे हैं उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस उम्र के बच्चे जो हैं वो जब बड़े होंगे उनकी जिंदगी भर ये दृश्य उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और उन्हें दुस्वप्न या नाइटमेयर की तरह परेशान करता रहेगा। उनके बाल मन पे कितनी गहरी और नेगेटिव छाप पड़ेगी इन सब चीज़ों की, ये कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन सैडली हुक्मरानों को ये सब नहीं दिखता है। हुक्मरानों को तो हार्ड फैक्ट्स दिखते हैं कि हम किस पे आक्रमण कर लें, कहाँ बचा लें, किसके मिसाइल मारें और हम किसके सैनिकों को बर्बाद करें, किसकी बिल्डिंग को बर्बाद करें। आपसे मार्शल लॉ के बारे में भी समझना चाहती हूँ। हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा कि यूक्रेन ने रिजर्विस्ट जो है उन्हें तैयार रहने के लिए कहा है और अब तो खैर बुला लिया गया है। हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाएं। देखिए, मार्शल लॉ तब जारी होता है, तब लागू किया जाता है जब देश का प्रबंधन जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट के बजाय मिलिट्री के हाथ में आ जाता है, जो कि बड़े हार्श ड्रैकोनियन लॉज होते हैं, जो कि मिलिट्री जो कहती है वो करना पड़ता है। और ये इसलिए किया जाता है कि मिलिट्री जो है उस वक्त अपने प्रिसीजन और अपने डिसीजन के लिए हर जगह विख्यात है, इसलिए मिलिट्री को ये प्रबंधन दे दिया जाता है, शासन दे दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि सभी को 15 साल 16 साल से लेकर के और 60 साल तक के लोगों को ये कह दिया गया है यूक्रेन के द्वारा कि सब तैयार रहें और कोई न जाए, सब सक्रिय सर्विस देने के लिए तैयार रहें। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जो एसेंशियल सर्विसेज, जरूरी सेवाओं वाले लोग हैं, बिजली, पानी या फायर फाइटर्स, उनके अलावा बाकी जो सिविलियंस हैं, जो सिविलियन डिफेंस में जिनको ये कहा गया है कि आप तैयार हैं, जिन्होंने शायद ट्रेनिंग भी ली है, उनमें से कितने लोग रह पाएंगे और यूक्रेन की सिविलियन गवर्नमेंट या यूक्रेन की मिलिट्री उसमें से कितने को इस बात के लिए मजबूर कर पाएगी, क्योंकि लोग तो भाग रहे हैं। ठीक। ब्रिगेडियर थापर, आप इस पर ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी है। देखिए, यहाँ भी मिलिट्री ट्रेनिंग कुछ तरीके से मैंडेटरी है। तो अब ये अपनी नेशनैलिटी के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर है, कितना स्पिरिट है यूक्रेन का कि लोगों का लड़ने में और रेजिस्ट करने में। अगर आप अच्छी तरह से मोटिवेटेड है और आप सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, तो ये काफी देर तक लड़ाई चल सकती है। काफी मुल्कों में हुआ है कि जो इंसर्जेंसी की तरह से शुरू हुआ है और काफी देर तक वो फोर्सेस से लड़ते रहे। तो अभी आप डॉनबास एरिया में देख लीजिए, वहां के कुछ लोग यूक्रेनियन गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, मोटिवेटेड थे, ऑफ कोर्स रशिया की सपोर्ट थी। इसी तरह अगर नेटो देश ना अंदर जाते हुए भी फाइनेंशियल और मटेरियल सपोर्ट दे, तो ये लड़ाई एक लो ग्रेड इंसर्जेंसी फाइट बैक काफी देर तक चलती जा सकती है और हर एक आदमी जिसको अपने देश में फक्र है और प्राइड है, वो लड़ने के लिए तैयार होगा। तो अब ये देखने की बात है कि कितने लोग आगे एक्चुअली आते हैं और लड़ते हैं। तो ये आने वाले कुछ दिन बताएंगे। अभी तो लड़ाई यूक्रेन आर्मी की चल रही है रशियन और लगातार दावे किए जा रहे हैं, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स है। एक तरफ यूक्रेन है जो ये कह रहा है 800 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स को उसने मारा है। यूक्रेन ये भी दावा लगातार कर रहा है कि उसने फाइटर जेट्स को मार गिराया है, हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है, 30 टैंक तबाह कर दिए हैं। और साथ ही हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखना और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह की तबाही आई है, किस तरह का विध्वंस देखने को मिला है, किस तरह का विनाश देखने को मिला है, वो आपके लिए समझना भी जरूरी है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस तरह से सामने आए, उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया। वो अपने आप में जो नेटो फोर्सेस हैं और अमेरिका
उनकी बादशाहत और उनके बड़े बड़े दावों पर सवालिया निशान लगाता है। लेकिन जब यूक्रेन ये कहता है कि उसने रशियन मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो तब ये सवाल उठता है कि उसके पास कौन सा ऐसा सिस्टम है और क्या नेटो फोर्सेस, यूएस और यूक्रेन के बीच जो इंटेलिजेंस शेयरिंग चल रही है उसके चलते ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। तो हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें रशिया के जो मिसाइल्स है, रशियन मिसाइल्स हैं, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहे हैं। कल आपने देखा था मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयर बेसिस, एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया था। बाद में अब ये खबर आई आज सुबह कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें और साथ ही विश्लेषण भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लोजन्स देखे और सुने जा रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, उसे लेकर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले हेडलाइंस। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। प्रायोजक एंड्यूरा मास्क, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। 90 वर्ष